नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज के वीडियो बिहार बोर्ड में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड का जो साइंस का मॉडल पेपर जारी हुआ, उसमें जितने सारे ऑब्जेक्टिव सवाल है, करीब 80 ऑब्जेक्टिव सवाल है, तो सभी का डिटेल सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, डिटेल हर एक का एनालिसिस करेंगे, उसका क्या आंसर होगा। साथ में अगर उस क्वेश्चन से कोई दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने सारे सवाल होंगे सारे देखेंगे डिटेल में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। 80 का 80 सवाल हम देखेंगे और 80 में आप लोग को एग्जाम में टोटल कुल 40 बनाना है। ठीक है, हम लोग आज ऑब्जेक्टिव का देखेंगे, सब्जेक्टिव जा रहा इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है सब्जेक्टिव का वो बाद में कभी दूसरा वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो को देखिएगा, आप लोग को सारा का जवाब बिल्कुल एक्यूरेट मिल जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से। और आप लोग एग्जाम में भी इस तरह का सवाल पूछा जाएगा, बिल्कुल इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन मैच भी होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए, तो आप लोग बहुत ज़्यादा फायदा होगा। स्किप कर दीजिएगा, नहीं देखिएगा वीडियो तो एग्जाम में फिर दिक्कत हो सकता है आप लोगों को। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए उस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देख पाएं। और हाँ, अपने सारे दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए जो कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हैं, इस बार बोर्ड देने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या सवाल है आप लोग का मॉडल पेपर में। तो सबसे पहला आप लोग का सवाल यहाँ देख लीजिए, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो आप लोग सभी को मालूम होगा ऋणात्मक किसका होता है, तो ऋणात्मक होता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। और ध्यान से सुन लीजिए, अवतल दर्पण रहे चाहे अवतल लेंस रहे, ठीक है, यहाँ पे अगर अवतल लेंस भी था तो भी ऋणात्मक ही होता है। अगर अवतल नाम आ गया तो उसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अगर उत्तल नाम आ गया मतलब उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस, तो उसका फोकस दूरी किसमें होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, तो ऋणात्मक पूछा इसलिए होगा अवतल दर्पण। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल हम लोग का है क्या, दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। तो हमको पता है कि एफ बराबर होता है कितना, एफ बराबर होता है आप लोग का r/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही। क्यों होगा, क्योंकि ऐसा आप लोग कोई दर्पण है, मान लीजिए अवतल दर्पण है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे होता है एफ और यहाँ पे होता है आर। ठीक है, मतलब सी, तो ये दूरी आर होता है, ये दूरी एफ। तो देखिए आर जो है एफ का दोगुना है ना, यानी कि आप लोग का एफ बराबर क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सामान्य दृष्टि के लिए अब गलती से इसमें f = 2r मत मार दीजिएगा। अगर हाँ r = बोले तो r = आप 2f लिख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो इसमें होता है 25 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर। अब देखिए गलती से पहला ही ऑप्शन होगा 25 मीटर दिया है, तो सिर्फ 25 को देख के आप लोग टिक नहीं मार दीजिएगा, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ओके, सामान्य इसका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ रेस्टिंग विजन फॉर नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगला सवाल आप लोग का, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। आप लोग पता है जैसे ये प्रिज्म होता है, इसमें कोई रे पास होता है तो ये 7 कलरों में मुड़ जाता है, ऐसे करके 7 रंग मुड़ता है ना। तो सबसे कम कौन मुड़ता है, तो सबसे कम आप लोग मुड़ता है जो रेड होता है। ठीक है, रेड सबसे कम होता है और वायलेट क्या है, सबसे ज़्यादा मुड़ता है। तो इसलिए लाल रंग जो है सबसे कम मुड़ता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुजरने के पश्चात सबसे कम मुड़ता है, तो ये हो जाएगा लाल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अगला सवाल क्या है, और मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। हम लोग का जो मानव नेत्र है, रेटिना कैसा इमेज बनाता है, तो हम लोग का जो आँख है, मानव नेत्र, वो हमेशा वास्तविक और उल्टा इमेज बनाता है किसी वस्तु का। ठीक है, हम लोग जो वस्तु देखते हैं कहीं पे, तो रेटिना क्या बनाता है, उसका वास्तविक और उल्टा इमेज बनाता है। देखिए आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, तो आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है, तो ये होता है आप लोग का प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट अगला सवाल है 7 नंबर, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो देखिए बड़ा बोल रहा है, ठीक है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण जो है इससे वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। अगर यहाँ पूछता है कि किस दर्पण से छोटा बनता है, तब हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। और किस दर्पण से वस्तु के बराबर की इमेज बनता है, तो तब हो जाता है समतल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण में क्या बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, मैक्सिमम मतलब बड़ा बनता है, खाली एक जगह पे छोटा बनता है। कब, जब हम लोग वस्तु को फोकस और यहाँ पे मान लीजिए वस्तु रखते हैं, फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, तो उससे छोटा बनता है। बाकी हर जगह पे आप लोग का अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं कि निम्न में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। आप लोग को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट शॉर्ट साइटेडनेस। तो आप लोग को सबको पता है कि निकट दृष्टि के लिए क्या लगता है, अवतल लेंस, तो इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। अब देखिए कौन सा उपकरण है जो विद्युत धारा, मतलब कोई सर्किट है उसमें धारा है कि नहीं, तो गैल्वेनोमीटर जो है धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। देखिए आमीटर जो है धारा को मापता है कितना धारा है या नहीं। ठीक है, कोई गलती से यहाँ पे आमीटर तो ऑप्शन में नहीं है, अगर रहेगा तो मत मार दीजिएगा। आमीटर धारा को नापता है कितना है या नहीं। गैल्वेनोमीटर उपस्थिति को दर्ज करता है कि हाँ करंट है कि नहीं।
जैसे यहाँ पे कुछ गैल्वेनोमीटर लगा देगा तो यहाँ पे ये दिखाएगा, जैसे धारा है तो यहाँ पे सुई होता है वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है, अगर धारा बहेगा इसमें तो गैल्वेनोमीटर उपस्थिति को चेक करता है कि हाँ धारा बह रहा है कि नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया। दाएं हाथ का अंगूठा का जो नियम है ये दिया था आप लोग का, यहाँ पे देख लीजिए, मैक्सवेल ने, ठीक है, मैक्सवेल ने दाएं हाथ का अंगूठे का नियम दिया था। अगर पूछता कि बाएं हाथ का नियम का रूल किसने दिया था, तो तब दिया था फ्लेमिंग। हम लोग जानते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और मैक्सवेल का होता है राइट हैंड रूल, दक्षिण हाथ अंगुष्ठ नियम, ठीक है। विभवांतर कैसे मात्रक होता है ये तो आप लोग सभी जानते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मात्रक क्या होता है, तो होता है वोल्ट। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल तब चलते हैं। निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। इन व्हिच द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। किस में आप लोग प्रतिरोध की मात्रा बढ़ेगा, तो सीरीज में जब जोड़ते हैं, श्रेणीक्रम में जोड़ते हैं तो बढ़ता है। क्यों सर जोड़ता है, क्योंकि तब R इक्वल क्या हो जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस जितना होगा सबको जोड़ देंगे। और वहीं समांतर में करेंगे तो 1/R1 1/R2 करके जोड़ना पड़ता है, उसमें घट जाएगा। इसलिए किसमें बढ़ेगा प्रतिरोध का मान, तो श्रेणीक्रम में बढ़ेगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, कैसा होता है, काल्पनिक, वास्तविक, कि दोनों होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चुंबकीय रेखा को हम लोग देख सकते हैं क्या, दो चुंबक मान लीजिए यहाँ पे रखा हुआ है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये अट्रैक्शन का फोर्स हम लोग देख पाते हैं, नहीं ना देख पाते हैं, तो क्या हो गया, काल्पनिक हो गया, ठीक है, नहीं देख पाते मतलब क्या, काल्पनिक। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हम लोग कल्पना करते हैं कि यहाँ पे बल है, चुंबकीय रेखा है, कल्पना करते हैं ना, तो काल्पनिक हो गया, देख तो नहीं पाते हैं हम लोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो आप लोगों को पता है कि 1 किलोवाट घंटा होता है 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल तरफ चलते हैं। 15 नंबर। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा, दो तरह का ऊर्जा स्रोत होता है। नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है, जो आप लोग का समाप्त ना हो, ठीक है, जिसको हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं। जबकि अनवीकरणीय ऊर्जा जिसको एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग हम नहीं कर सकते, वो समाप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे नवीकरण ऊर्जा में क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाए। क्यों, सौर ऊर्जा का लोग कितना लीजिए वो खत्म हो रहा है, नहीं ना, सौर ऊर्जा आप कहीं पे भी यूज़ कीजिए वो खत्म तो नहीं हो रहा है, उसका बार हम प्रयोग कर ही रहे हैं। तो ये हो गया नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं लोग। अगला सवाल क्या है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अवतल लेंस, ठीक है, अपसारी मतलब अवतल होता है, तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहता है। अगर अभिसारी लेंस बोलता है तो अभिसारी लेंस तब होता है उत्तल लेंस, ठीक है, अपसारी बोला है तो अवतल लेंस हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण देखिए लाल भी होता है, नीला भी होता है, हरा भी होता है, तो इसका चारों आंसर सही हो जाए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 18 में देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है, कॉर्निया होता है कि पुपिल होता है कि रेटिना की आइरिस, ठीक है, तो 18 का सही आंसर हो जाए आइरिस। आइरिस आप लोग का रंगीन भाग होता है। नेक्स्ट 1 HP बराबर है, ठीक है, तो 1 HP जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। कितना, 746 वाट के बराबर होता है। 1 HP बराबर 746 वाट होता है। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 20 नंबर। किस विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। देखिए मैग्नीफाइंग मतलब क्या, वस्तु को बड़ा कर देता है, ठीक है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या हो जाएगा, ये उत्तल लेंस हो जाएगा। उत्तल लेंस किसी वस्तु को जब उत्तल लेंस देखेंगे तो वस्तु को क्या कर दिखाएगा, बड़ा दिखाएगा, ठीक है, इसलिए मैग्नीफाइंग ग्लास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तल लेंस। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल हम लोग क्या है, अगला सवाल है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। देखिए जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है, यानी कि किसी चालक से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कौन सा कण गति करता है। तो सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन उसमें गति करता है, इसीलिए हम लोग उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। जिस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है यानी कि उसके उल्टे दिशा में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, उसके उल्टे दिशा में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, इसलिए इस दिशा में विद्युत प्रवाह करता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, एम्पियर घंटा मात्रक है। तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, देखिए एम्पियर घंटा, एम्पियर आवर, ठीक है, हम लोग एक पता है कि I इक्वल होता है Q/T, ठीक है, Q/T होता है ना, यहाँ पे एम्पियर आवर पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पे अगर Q इक्वल टू निकाले तो IT हो जाता है। इस तरह से देखिए कैसे होता है, ऐसा मतलब वो दिखा रहे हैं IT, तो I का होता है एम्पियर और T का समय होता है, समय का सेकंड, तो यहाँ पे समय वो उसको आवर लिखा गया, यानी कि किसका ऐसा मात्रक बन रहा है, Q का, यानी कि आवेश का। तो सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एम्पियर घंटा आवेश का ऐसा मात्रक होता है। तो चलिए अगला सवाल क्या हम लोग को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर। देखिए वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का। शक्ति बराबर होता है क्या, कार्य पर यूनिट टाइम, ठीक है, यानी कार्य बटे समय, यानी कि जूल बटे सेकंड, यानी जूल पर सेकंड होता है, जूल पर सेकंड। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वो तो वाट के बराबर क्या, जूल पर सेकंड, तो जूल पर सेकंड और वाट दोनों
एक ही मात्रक है, ठीक है, सेम है। विद्युत धारा का मात्रक सभी को पता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। अगला सवाल हम लोग का देखते हैं, चलिए अगला सवाल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है। ग्लोबल वार्मिंग जो होता है उसमें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा गैस है, तो इसके लिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। हम लोग के शरीर में जो भोजन पचता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये आप लोग का हो जाता है उपचयन अभिक्रिया। अब सर उपचयन अभिक्रिया क्यों होता है, तो देखिए हम लोग जो भोजन खाते हैं वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करता है, फिर वो ग्लूकोज में बदलता है, ठीक है, मतलब क्या ऑक्सीजन उसमें कॉम्बाइन करता है ना, ऑक्सीजन से जाकर अभिक्रिया करता है, तो ऑक्सीजन जुड़ता है, इसलिए क्या हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। उपचयन मतलब क्या, ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, तो इसलिए उपचयन अभिक्रिया होता है। शरीर में जो भोजन पचता है ऑक्सीजन की सहायता से पचता है, इसलिए उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। अगला सवाल है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है अभिक्रिया होती है। जब चूना पर जल डालते हैं तो कौन सी अभिक्रिया होती है। आप लोग देखें कि जब चूना होता है उसमें लोग पानी जब डाल देते हैं ऊपर से तो बड़ बड़ आवाज उठता है ना, तो क्योंकि उसमें हीट निकलता है, ठीक है। तो जब कोई भी सी में अगर हीट निकलता है तो क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। ऊष्माक्षेपी क्यों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मतलब होता है जिसमें हमको एनर्जी मिले, ठीक है। तो उसमें डालते हैं तो उसमें गर्म हीट निकलता है, मतलब एनर्जी निकल रहा है, तो इसलिए ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। ऊष्माशोषी मतलब होता है जिसमें हमको एनर्जी देना पड़ता है, ठीक है, जिसमें एनर्जी देना पड़े वो हो जाएगा ऊष्माशोषी, जिसमें इससे हमको एनर्जी मिले, जिससे हमको हीट मिले वो हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। जब चूना को जल में डालते हैं तो उसमें तो हीट निकलता है, तो इसलिए ऊष्माक्षेपी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सबसे अधिक रिएक्टिव कौन है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील, तो याद रखिएगा सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है वो होता है कॉपर। ये 4 ऑप्शन में, ठीक है, कॉपर सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। सोना भी तो बहुत कम होता है, ये भी एज भी कम होता है, Hg भी उससे कम होता है, सबसे ज़्यादा होता है कॉपर। अगला सवाल देखते हैं कि चूना जल का रासायनिक सूत्र है। तो चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है, याद रखिए लीजिएगा, CaOH होल ट्वाइस। अगर सिर्फ बोलता है कि चूना का तब होता है CaO, ठीक है। जब इसमें पानी हम मिला देते हैं यानी H2O मिला देते हैं तो H2O मिलाने के बाद क्या बन जाएगा, ये बन जाता है CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, तो अगला सवाल आप लोग का है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला करता है उसका pH मान होगा। अब आप लोग को ये बताना होगा कि लाल लिटमस को नीला कौन करता है, तो लाल लिटमस को नीला करता है क्षार, ठीक है। क्षार यानी कि बेस जो होता है, बेस क्या करता है, रेड लिटमस को नीला कर देता है। वहीं अगर एसिड की बात करें यानी कि अम्ल क्या करता है, अम्ल नीला को लाल करता है। इसको याद रखिएगा हमेशा, इससे बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अम्ल क्या करता है, नीला को लाल करता है, और क्षार क्या करता है यानी कि बेस क्या करता है, लाल को नीला करता है। तो बेस का pH मान कितना होता है, 7 से ज़्यादा होता है, 7 से ज़्यादा 10 भी है और 11 भी है, यानी कि दोनों ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन A और B दोनों सही है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखते हैं, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। एल्काइन जो होता है कितने उसके बीच कार्बन कार्बन के बीच कितने आबंध होता है, तो आप लोग को पता है कि एल्काइन में कितना होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर एल्कीन का बात करें तो एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और एल्केन में एक बॉन्ड होता है, ठीक है। एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, मतलब 3 बंद होता है। तो 3 बंद को टिक कर देंगे हम लोग, देखिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र है, ठीक है। तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, तो ये देखिए ग्लूकोज का आणविक सूत्र जो होता है इसमें वो है C6H12O6 इज द ग्लूकोज का आणविक सूत्र है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है, उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाता है, तो इसका जो होगा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा साबुन, ठीक है। उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाता है, साबुन कहलाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है, 34 नंबर। देखिए बहुत अच्छा अब क्वेश्चन है कि CHO जो है अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। CHO किसका प्रकार्यात्मक समूह है या फिर फंक्शनल ग्रुप है, CHO किसका फंक्शनल ग्रुप है, तो CHO मतलब किसको कहते हैं, तो उसको हम लोग जानते हैं एल्डिहाइड को CHO कहते हैं। एक आप लोग का प्रकार्यात्मक समूह से क्वेश्चन फिक्स रहेगा, तो जितने सारे हैं कीटोन, एल्डिहाइड, अल्कोहल, सभी का आप लोग का प्रकार्यात्मक समूह याद कर लीजिए। जैसे अल्कोहल का OH होता है, कीटोन का CO होता है, जैसे एल्डिहाइड का हो गया CHO, इस तरह सबका याद कर लीजिएगा। जितना सारा आप लोग का फंक्शनल ग्रुप यानी प्रकार्यात्मक समूह है, सब उसमें से कोई एक जरूर आएगा। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होगा। देखिए अगर बाएं से दाएं जाते हैं, ठीक है, तो बाएं से दाएं जाने पर घटती है। अब सर घटती क्यों है, तो देखिए बाएं से जब दाएं जाते हैं ना तो उसमें आप लोग का परमाणु संख्या बढ़ता है, ठीक है। बहुत इसमें थोड़ा डीपली जाना पड़ेगा तब तो थोड़ा समझ लीजिए। खाली परमाणु संख्या बढ़ता है लेकिन नंबर ऑफ सेल्स जो है वो समान रहता है, ठीक है। तो परमाणु संख्या बढ़ेगा तो क्या हम लोग को
न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगा, तो प्रोटॉन की संख्या यानी कि इसमें प्लस का चार्जेस बढ़ेगा, तो प्लस का चार्जेस बढ़ेगा तो और ये क्या सेल को ज़्यादा जोर से अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमता है, माइनस में रहता है, तो ज़्यादा जोर से अट्रैक्ट करेगा, इसलिए साइज यहाँ पे छोटा होता जाता है, ठीक है, तो घटता है। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाए, यानी कि अधातु गुण जैसे बढ़ेगा, सबसे ज़्यादा अधात्विक गुण किसका, आधात्विक गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो आधात्विक गुण है इसमें फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका सबसे ज़्यादा होगा, तो 36 का ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, इसमें अगर समझाएंगे तो आप लोग को यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना पड़ेगा, आधात्विक गुण की किस में से ज़्यादा माइनस आ रहा है, तो फ्लोरीन याद रखिए, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा होता है, फ्लोरीन का पहले हो जाएगा, तो इस तरह से ये वाला सीरियल आपका सही हो जाए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन को याद रखिए ये उपधातु है, ठीक है। क्यों देखिए, ये आप लोग का जो धातु होता है वो क्या विद्युत का चालन करता है, हीट का चालन करता है, और जो अधातु होता है वो नहीं करता है, लेकिन जो बीच का उपधातु होता है, उपधातु मतलब कुछ चालन करता है, थोड़ा थोड़ा चालन करता है, इसलिए उसको बीच में रखा है, उपधातु में रखा गया है, तो सिलिकॉन क्या हो जाएगा, उपधातु है, ऑप्शन सी। उपधातु क्या करता है, उसमें थोड़ा थोड़ा विद्युत का चालन होता है, इलेक्ट्रिसिटी पासेस होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक है। अब विद्युत धनात्मक मतलब कितना, क्या जो इलेक्ट्रॉन दे देता है उसी पर धनात्मक चार्ज होगा ना, तो क्या हो जाएगा, सोडियम जो है इसमें विद्युत धनात्मक है, ठीक है। अगला देखिए क्या है, क्योंकि Na+ होता है, ठीक है, बाकी सारा आप माइनस में है, Cl- होता है, सी में भी तो भी धातु हो गया, तो आप लोग का इसमें धनात्मक कौन तत्व है, Na, क्योंकि Na+ रहता है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया, इसको ध्यान से सुनिए। टिहरी बांध का जो निर्माण है आप लोग का उत्तर प्रदेश में किया गया है, ये एक तरह से जीके का ही सवाल हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखता है। आप लोग सभी जानते हैं कि केरोसिन में डुबोकर किसको रखते हैं, सोडियम को रखते हैं, तो इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 40 का बी सही हो जाएगा। 41 का देखिए, अपमार्जक से बनाए जाते हैं, अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं, तो अपमार्जक से हम लोग का सर्फ एक्सेल भी बनता है, साबुन बनता है, शैम्पू बनता है, जितना धोने वाला चीज़ होता है, साफ करने वाला चीज़, वो सारा अपमार्जक से बनता है, तो अप्रूव सभी हो जाएगा, एक्सेल भी बनता है, शैम्पू भी बनता है, सर्फ एक्सेल भी बनता है, सारा चीज़ बनता है, तो 41 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या आप लोग का, तो अगला सवाल है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है। तो सौर सेल में जो होता है ये आप लोग का सिलिकॉन धातु का उपयोग होता है सौर सेल में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 43 नंबर, कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के में नहीं होता, मतलब इसमें से कौन सा ईंधन है इन चारों में से जिसका खाना बनाने में प्रयोग नहीं होता है। तो आप लोग पता है एलपीजी का भी यूज़ करते हैं, जो एलपीजी गैस सिलेंडर होता है उसको खाना बनाने में प्रयोग करते हैं हम लोग, कोयला का भी प्रयोग करते हैं, बायोगैस का भी प्रयोग करते हैं, सीएनजी का प्रयोग नहीं होता है क्योंकि कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है, इसका उपयोग किस में करते हैं, पेट्रोल, डीजल, गाड़ी, व्हीकल चलाने में करते हैं, ठीक है, तो सीएनजी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन इज द करेक्ट। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2Cu + O2 गिव्स 2CuO, ये किस प्रकार का अभिक्रिया है। देखिए इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना ऑक्सीजन, तो जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसको कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाए, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन देखिए जुड़ जा रहा है, Cu के साथ आके जुड़ जा रहा है ऑक्सीजन, इसलिए ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या रिडक्शन, एंड हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, ठीक है, तो 45 का देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, इधर संतुलित मतलब क्या, दोनों साइड में जो परमाणु संख्या समान होनी चाहिए, इधर 2 H2 2 हाइड्रोजन है, इधर भी देखिए 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 क्लोरीन है, इधर भी देखिए 2 क्लोरीन है, इसमें देखिए इधर पे NO3 2 का है, इधर NO2 है ना, यहाँ बराबर नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बी जो है आप लोग का संतुलित नहीं है, तो 45 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 46 देखते हैं, 46 में क्या है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, उदासीन विलयन जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है, तो उदासीन मतलब क्या, न क्षार होता है, न अम्ल होता है, न एसिडिक होता है, न बेसिक होता है, तो उदासीन विलयन होगा उसका पीएच मान होता है 7, ठीक है, अम्ल का होता है 7 से कम, और क्षार यानी बेस का होता है 7 से ज़्यादा। निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है, देखिए अब दुर्बल अम्ल और एक होता है प्रबल अम्ल, ठीक है, अम्ल मतलब प्रबल अम्ल मतलब क्या, जो जल के साथ घुलकर H+ आयन देता है, और दुर्बल अम्ल मतलब क्या, जो जल के साथ उतना अच्छा से विघटन नहीं होता है उसका, ठीक है, और H+ आयन देता है, मतलब उतना अच्छा तरह से नहीं घुलता है, उतना अच्छा विघटित नहीं होता है जल में, वो फिर H+ आयन देता है, तो उसे कहते हैं हम लोग दुर्बल अम्ल। तो 47 का आप लोग सही आंसर हो जाएगा, दुर्बल अम्ल में CH3COOH। आप लोग HNO3 भी प्रबल अम्ल है, HCl भी प्रबल अम्ल है, H2SO4 भी प्रबल अम्ल है, सिर्फ CH3COOH ही है जो है दुर्बल अम्ल, यानी कि आप लोग का 47 का इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं 48, तो 48 में क्या है, क्रायोलाइट अयस्क है, तो क्रायोलाइट किसका अयस्क है, इसको याद रखिएगा, क्रायोलाइट जो है वो होता है एल्यूमिनियम का अयस्क। अगला सवाल देखते हैं, चलिए अगला सवाल क्या है,
अगला सवाल है आप लोग का पोटेशियम की परमाणु संख्या है। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या याद रखिए, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होता है आई थिंक, ठीक है, इसका 19 ही होता है परमाणु संख्या। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या है। अगला सवाल है फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम है। देखिए फॉर्मिक अम्ल, ध्यान सुनिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम होता है, सुन लीजिए पहले, मेथनोइक अम्ल। तो अगर इसका सूत्र पूछे कि सर इसका सूत्र क्या होता है, तब उसका सूत्र लिखना होगा HCOOH, ठीक है। इसमें होता है मिथेनोइक अम्ल होता है ग्रुप, फंक्शन ग्रुप इसका कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। तो HCOOH जो है ये होता है आप लोग का फॉर्मिक अम्ल, इसी को हम लोग बोलते हैं मिथेनोइक अम्ल भी, ठीक है। तो मिथेनोइक अम्ल इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, इथाइल अल्कोहल का सूत्र है। देखिए इथाइल अल्कोहल, ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्यों, देखिए इथाइल बोल रहा है, एल्काइल, ठीक है, मतलब उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए एल्काइल में। तो देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा यहाँ पे, बाकी किसी में नहीं होगा। इसमें देखिए 1 3 हो गया और 2 हाइड्रोजन ना, तो इधर एक यहाँ पे देखिए अच्छा से बनाते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड C हो गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे आप लोग को ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये हो गया। तो ये आप लोग का है, बाकी किसी में आप लोग का ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनेगा। तो एल्काइल बोला है तो ट्रिपल बॉन्ड तो होना ही चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और वैसे आप लोग एल्काइन का सूत्र क्या होता है, -2 होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है, एल्काइन कौन है, एल्काइन कौन वाला एल्काइन है, ठीक है। तो आप लोग का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, C2H2 एल्काइन है। क्यों, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आपका हो जाएगा, देखिए, बाकी किसी में आप लोग का ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, चीनी का रासायनिक सूत्र है। तो याद रखिएगा चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं 53 का और 54 का, कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या है। एसिटिलीन जो है उसमें कार्बन कार्बन के बीच जो आबंध होता है वो बंधन की संख्या कितना है, ठीक है। तो इसमें आप लोग बंधन की संख्या 3 है, ठीक है। अब एसिटिलीन का सर फॉर्मूला क्या होता है, अगर एसिटिलीन का फॉर्मूला पूछ दे तो याद है C2H2 जो है इसी को हम लोग बोलते हैं एसिटिलीन बोलते हैं, ठीक है। इसको अगर समीकरण को लिखिएगा ठीक से तो ऐसा होता है C≡C, इधर एगो H हो गया और इधर एगो H हो गया, तो क्या बॉन्ड बन रहा है 3 को, तो इसलिए आप लोग एसिटिलीन में कितना बंधन की संख्या हो गया, 3 हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है 54 के बाद 55 नंबर। अब लोग बायोलॉजी में आ गए हैं, बायोलॉजी में आ जाते हैं और चलिए बायोलॉजी का आंसर तो फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। पहला सवाल आप लोग का श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग की जाने वाली बीज है। तो श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग की जाने बीज कौन सा है, अंकुरित बीज, ठीक है। अंकुरित बीज का उपयोग लोग श्वसन के अध्ययन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, मानव वृक्क का किस प्रणाली का हिस्सा है। मानव वृक्क जो है, मानव का जो वृक्क है यानी कि किडनी, वो किस प्रणाली का हिस्सा है। तो आप लोग का 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्सर्जन। वृक्क क्या काम करता है, उत्सर्जन प्रणाली का एक हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किस परिवहन के लिए जिम्मेदार है। तो सभी को पता है जाइलम क्या काम करता है, ये पानी के वहन के लिए जिम्मेदार होता है। आप लोग ऐसे ही याद रखते हैं कि जाइलम से जल, ये जल का वहन करता है, ठीक है। और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम खाना का वहन करता है, ठीक है। जाइलम पूछा इसलिए जल का, अगर फ्लोएम बोलता तो तब भोजन हो जाता, ठीक है। तो 57 का ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए 58 देखते हैं, 58 क्या है, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो ये तो बच्चा वाला सवाल है, आप लोग सभी बोल दीजिएगा श्वसन के दौरान हम लोग कौन सी गैस निकालते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। 58 का ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 59, कि फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है। फलों से के पकने को किससे हम लोग नियंत्रित करते हैं, तो इसको हम लोग इथिलीन से नियंत्रित करता है, ठीक है। फलों को पकने को में किसका ये होता है, मेन रोल इथिलीन का होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है। तो इसको हम लोग कहते हैं डेंड्राइट, ठीक है। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट। डेंड्राइट से हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। तो आप लोग का 60 का ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए 61 देखते हैं। 61 क्या है, तो 61 निम्नलिखित में कौन आपातकाल हार्मोन है। तो आप लोग का आपातकाल हार्मोन हो जाएगा एड्रेनलिन। एड्रेनलिन आप लोग का आपातकाल हार्मोन है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। कौन क्रिया जो है आप लोग का अनैच्छिक नहीं है, तो मतलब अनैच्छिक मतलब क्या, आप लोग खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग को 62 का डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये अनैच्छिक क्रिया नहीं है, अच्छी है, मतलब हम लोग को जानबूझकर चबाएंगे तभी चबाना। ऐसे तो नहीं कि हर वक्त चबाते रहता है, अब बिना चाहिएगा तभी मुँह चलता रहता है, नहीं ना, आप जब चाहिएगा तभी चबाइएगा। इसलिए अनैच्छिक क्रिया नहीं है, अच्छी क्रिया है। 62 का डी इज़ द राइट आंसर। मानव में गर्भ की अवधि कितनी है। मानव में जो होता है
वो गर्भ की अवधि कितनी है, तो इसका 270 दिन हो जाएगा। ठीक है, गर्भ की अवधि कितना होता है, 270 दिन। चलिए अगला सवाल देखते हैं, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ। इसको ध्यान से थोड़ा सुनिएगा कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ। देखिए ये तो ऐसे 1986 में शुरू हुआ है। ठीक है, 14 जनवरी 1986, पर इसमें आप लोग का ऑप्शन में शायद 1986 नहीं है, इसलिए यहाँ पे 1985 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 1985 सही कर दीजिए, क्योंकि 1986 में हुआ था 14 जनवरी 1986, लेकिन 86 ऑप्शन में आप लोग का नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित किस में होता है। मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है निम्नलिखित में किस में होता है, तो 65 का हो जाएगा आप लोग ईस्ट में होता है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन। ठीक है, ईस्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर 65 नंबर का। नेक्स्ट सवाल 66 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। निम्न में कौन सा बीमारी जो है उस श्वसन तंत्र से संबंधित होता है, तो आप लोग का श्वसन तंत्र से संबंधित दोनों होता है। ठीक है, टीबी भी होता है और निमोनिया भी होता है, तो 66 का टीबी और निमोनिया दोनों हो जाएगा। ठीक है, जो श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। डायरिया तो नहीं है आप लोग श्वसन तंत्र से, सांस लेने से कोई दिक्कत नहीं है डायरिया को, तो ये हो जाएगा बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते। मनुष्य जो है और अन्य मांसाहारी जीव है, किसका पाचन नहीं कर पाता है, तो सेलुलोज जो है हम लोग में सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 68 नंबर, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है, तो याद रखिएगा इसको, ब्रेन हेमरेज का जो मुख्य कारण है, ब्रेन हेमरेज का जो मुख्य कारण है क्या होता है, ये होता है आप लोग का हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के कारण ब्रेन हेमरेज का हो सकता है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण है। आप लोग का जो निम्नलिखित जितना सारा ऑप्शन दिया उसमें से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है, तो आप लोग का हो जाएगा कस्कुटा। ठीक है, कस्कुटा परजीवी पादप का उदाहरण है। ओके, 69 का बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 70 देखते हैं। 70 बोल रहा है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा, फेफड़ों के द्वारा, नीलई के द्वारा, अलिंदों के द्वारा, कि इनमें से कोई नहीं, तो 70 का आप लोग का राइट हो जाएगा नीलई के द्वारा। ठीक है, नीलई के द्वारा रक्त को पूरे शरीर में पंप किया जाता है। 71 देखते हैं हम लोग, 71 देखते हैं, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या होती है, तो ये होता है मुकुलन। हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो अगला सवाल आप लोग का कि जनन संचरित रोग है। जनन संचरित रोग कौन सा है, सिफिलिस है कि एड्स है कि गोनोरिया है कि इनमें से सभी, कि आप इनमें सभी आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी जितना तीनों है ये तीनों आप लोग का जनन से संबंधित रोग ही है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है, पुष्प का सबसे बाहरी भाग है, तो पुष्प के सबसे बाहरी भाग को हम लोग बाह्य दलपुंज कहते हैं। 73 का ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं 74 में क्या बोल रहा है कि ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है। ब्लड समूह जो ए जो है उसमें कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो 74 का आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी। आप लोग का ब्लड समूह ए में बी आप लोग का कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो बी आप लोग का एंटीबॉडी होता है। ठीक है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित नहीं करता है, तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कौन नहीं करता है, तो सोमेटोस्टेनिन जो होता है ये आप लोग का नहीं करता है। ठीक है, ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित नहीं करता है। 75 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। चलिए 76 देखते हैं। 76 क्या है, पादप वृद्धि हार्मोन है। पादप वृद्धि हार्मोन क्या है, तो ये होता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन आप लोग का पादप वृद्धि हार्मोन है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये वाला एग्जाम में आ सकता है। अगला देखते हैं कि हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन स्रावित होता है आप लोग का हार्मोन किससे स्रावित होता है, तो ये आप लोग को अंतस्रावी ग्रंथि से। ठीक है, अंतस्रावी ग्रंथि से ही सभी का हार्मोन स्रावित होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। आदमी का जो मुंह होता है उसमें कितने जोड़े लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, तो 78 का ऑप्शन हो जाएगा सी, 3 आप लोग का, 3 जो है वो आप लोग का लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। कितने जोड़े, तो 3 जोड़ा आप लोग का लार ग्रंथि पाई जाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है कि एंड्रोजन है। एंड्रोजन क्या है, कितना नंबर सवाल है ये, 79। एंड्रोजन है आप लोग का मेल हार्मोन। ठीक है, इसमें आप लोग का एंड्रोजन है। एंड्रोजन कौन सा हार्मोन हो जाएगा, ये हो जाएगा मेल हार्मोन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, मटर को अपने प्रयोग में के लिए किसने चुना था, तो मटर को अपना प्रयोग के लिए सबसे पहले आप लोग का मेंडल ने चुना था।
मॉडल को अपने प्रयोग में चुना था। तो दोस्तों ये सारा 80 सवाल आप लोग का हो गया है। 80 सवाल को सारे अच्छे से देख लीजिए, एक एक आंसर देख लीजिए। अगर कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में मैच होगा और भी बिहार बोर्ड के बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल इस चैनल पर कराए जाएंगे। तो चैनल पर अगर नए आए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।